हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका सुनील सर आपके साथ एक बार फिर जुड़ चुका हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे आपकी क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो चलिए आज इसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने देखिए क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था कि जो पुराने हमारे दार्शनिक है शास्त्र है, उसके अंदर बताया गया है कि कोई भी पदार्थ जो है 5 पंच तत्वों से मिलकर बना है। और वे पंच तत्व कौन कौन से हैं? जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी व आकाश। फिर हमने पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में बात की। फिर पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में बात की थी। विषण के बारे में बात की थी। पदार्थ की ठोस, द्रव और गैस अवस्था के बारे में देखा। प्लाज्मा और बीईसी अवस्था को भी देखा। ठीक है, ठोस के बारे में बात कर ली, द्रव अवस्था के बारे में बात कर ली, गैस अवस्था के बारे में भी बात कर ली। तो देखिए, जैसे अगर मैं आगे बात करूं तो मैं हम क्या देखते हैं कि इन अवस्थाओं के बारे में बात कर ली। इनकी एग्जाम्पल देखूं, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर चल मेरे भाई, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ले लेता हूं मैं। चलिए, ठीक है, चल गया। चलिए यहाँ पर मैं बात करूं एग्जाम्पल की। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या बात करेंगे, देखिए कि यहाँ पर ये कहूं कि जैसे आपकी जल, द्रव, ठोस अवस्था है। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, यहाँ पर इसके एक उदाहरण की बात करूं, जैसे बर्फ। ठोस अवस्था कौन से उदाहरण की बात करूं? बर्फ की बात करूं। फिर बात करूं द्रव अवस्था, द्रव अवस्था। और द्रव अवस्था का उदाहरण ले लेता हूं मैं जल यानी पानी। और आपकी बात करूं फिर गैस अवस्था, गैस अवस्था। और इसके अंदर मैं बात कर लेता हूं जल वाष्प की, जो आपकी नमी है, जल वाष्प है, उसकी बात कर लेता हूं। तो देखो, अगर मैं इनके फॉर्मूले लिखूं तो जल का भी फॉर्मूला H2O ही होता है। सॉरी, बर्फ का, जल का भी H2O ही होता है। और जल वाष्प का फॉर्मूला भी H2O ही होता है। अर्थात मैं ये कहूं कि ये तीनों चीजें एक ही चीज, या ये तीनों चीजें जिन पदार्थों से मिलकर बनी है वो सेम ही है। यानी रासायनिक गुणों के आधार पर ये तीनों चीजें, बर्फ, जल और जल वाष्प, ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, लेकिन तीनों की अवस्था अलग अलग है। बर्फ आपकी ठोस अवस्था के अंदर है, आपका जल द्रव अवस्था के अंदर है, और जल वाष्प आपकी गैस अवस्था के अंतर्गत है। तो तीनों एक ही पदार्थ होने के बाद में भी ये तीनों की अलग अलग अवस्थाएं कैसे हैं? तो इस बात पर अगर विचार करें तो हम क्या सोचते हैं? अगर हम इस बात पर सोचें तो हम क्या सोचेंगे कि आपका कि पदार्थ क्या करता है? आप पदार्थ का यौगिक वही रहता है, या फिर रासायनिक गुणों में या रासायनिक सूत्र जो होता है, किसी भी पदार्थ का रासायनिक सूत्र, जैसे जल का रासायनिक सूत्र H2O है। ठीक है, कि किसी भी पदार्थ का रासायनिक सूत्र या रासायनिक संघटन, ठीक है, कि किसी भी पदार्थ का रासायनिक संघटन तो वही रहता है, लेकिन फिर भी पदार्थ अपनी अवस्था में क्या करता है? परिवर्तन करता है। अपनी अवस्था में क्या करता है? परिवर्तन। पदार्थ का मूल रासायनिक संघटन तो समान बना रहता है, लेकिन फिर भी पदार्थ अपनी अवस्था में क्या करता है? परिवर्तन करता है। इसी से ये चीज समझ में आई। H2 है, सब में H2 है, लेकिन अवस्था अलग अलग है, तो अवस्था में परिवर्तन करेगा। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में बात करेंगे कि पदार्थ अपनी अवस्थाओं को परिवर्तन कैसे करता है, और उनके अवस्था परिवर्तन को कौन कौन से कारण है जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आज की हमारा मेन हेडिंग क्या रहेगी कि पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। मेन हेडिंग क्या रहेगी कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। ठीक है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में हम क्या देखते हैं कि ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, गैस द्रव में बदलते हैं, गैस और द्रव वापस ठोस में बदलते हैं। कुछ ठोस भी सीधा द्रव गैस में बदल जाते हैं, कुछ गैस सीधा वापस किस में बदल जाते हैं? ठोस में बदल जाते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसमें हम बात करें तो हम क्या देखें? आरेख के अवस्था परिवर्तन, सबसे पहले मैं बात करूं किसकी? आरेख की। ठीक है, अवस्था परिवर्तन का मैं अगर आरेख देखूं, जैसे आरेख, तो आरेख में मैं क्या देखता हूं? जैसे मैंने ये कहा, यहाँ पर ठोस अवस्था है। कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर बात की ये द्रव अवस्था। ठीक है, फिर यहाँ पर बात की कौन सी? ये गैस अवस्था। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस अवस्था। ठीक है, तो अगर ठोस से क्या क्या बन रहा है? आपका द्रव बन रहा है। ठोस से क्या बनता है? द्रव। और द्रव से क्या बन रहा है? गैस बन रहा है। ठीक है, ठोस से द्रव और द्रव से गैस। अब कैसे बनेगा ये चीजें कैसे बनेगी कि अगर ठोस को क्या किया जाए? गर्म किया जाए या उष्मा दी जाए। ठोस को क्या दी जाए? उष्मा दी जाए तो वो द्रव में बदलेगा, और द्रव को अगर उष्मा दी जाए तो क्या किस में बदलेगा? गैस में बदलेगा। द्रव अगर उष्मा दी जाए तो किस में बदलेगा? गैस में बदलेगा। वापस फिर क्या देखते हैं कि गैस को अगर वापस ठंडा किया जाए, गैस को अगर वापस क्या किया जाए? ठंडा किया जाए,
और द्रव को भी अगर ठंडा किया जाए, ठंडा यानी शीतलन या शीतक, या फिर लिख सकते हो ठंडा, ठीक है, कि अगर इसको वापस गैस को वापस ठंडा किया जाए तो क्या बनेगा, द्रव बनेगा, और द्रव को वापस ठंडा किया जाए तो क्या बनेगा, आपका ठोस का निर्माण होता है, ठीक है। तो आप इसे अवस्था परिवर्तन आरेख भी कह सकते हो। इस प्रकार अवस्थाओं का क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। अब बात करें कि पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, आप हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पर कि अवस्था परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, अवस्था परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारक हैं जो पदार्थ के अवस्था परिवर्तन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनके बारे में जरा देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कारण आप हेडिंग डाल लीजिए, कौन सा, तापमान या तापमान में परिवर्तन, कौन सा है, तापमान में परिवर्तन। चलिए बात करते हैं कि तापमान में परिवर्तन करके किस तापमान जो है किस प्रकार अवस्था परिवर्तन में अपना योगदान दिखाता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आरेख से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ठोस है, ठोस चीजों को गर्म करने पर क्या बनता है, द्रव बनता है, और द्रव चीजों को गर्म करने पर क्या बनती है, गैस बनती है। तो यहाँ पर यहाँ लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ कि कोई ठोस है, ठीक है, कि कोई ठोस है, ठोस को अगर मैं तापमान दूं या ऊष्मा दूं, गर्म करूं, ठोस को गर्म करूंगा तो क्या बनेगा, आपका द्रव बनेगा, और द्रव को गर्म करूंगा तो क्या बनेगी, आपकी गैस बनेगी, ठीक है, गैस बनेगी, ठीक है। अब चलिए तो यहाँ पर बात देखिए कि ठोस को गर्म करने पर द्रव बन गया, द्रव को यहाँ पर गर्म करने पर क्या बन गया, गैस बन गया। तो तापमान में परिवर्तन में क्या मैं पॉइंट क्या लिख सकता हूँ, तापमान परिवर्तन में क्या पॉइंट लिख सकता हूँ कि ठोस को या ठोसों को गर्म करने पर वे द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। कि ठोसों को आपको गर्म करने पर किस में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। और अगला लिखूं कि द्रवों को गर्म करने पर वे गैसों में परिवर्तित हो जाते हैं। देखो उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई, लेकिन अब जो बात करने वाला उसको जरा ध्यान से सुनिए। हमने कहा ठोसों को गर्म करने पर द्रव में बदल जाते हैं, द्रव को गर्म करने पर गैस में बदल जाते हैं, लेकिन कितना गर्म, बात करूं कितना गर्म, क्या सभी पदार्थों को समान रूप से गर्म करना पड़ता है? कि आपको जैसे बर्फ है, क्या बर्फ को पानी में बदलने के लिए, और एक उदाहरण लेके बर्फ को आप पानी में बदल रहे हो, गर्म कर रहे हो, दूसरा आपके जैसे पास लोहा है, कि लोहे का कोई टुकड़ा है, आपको इसको गर्म करके द्रव में बदलना है, तो क्या दोनों चीजों को, बर्फ को पिघलाने के लिए और लोहे को पिघलाने के लिए, क्या आपको समान तापमान की जरूरत पड़ती है? ऐसा नहीं होता। बर्फ को थोड़ा सा गर्म करोगे, आपका पानी में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन लोहे को बहुत अधिक उच्च तापमान पर गर्म करने पर किस में बदलता है, द्रव में बदलना शुरू होता है। तो दोनों में अलग अलग है। तो यहाँ पर बात करें कि गर्म करना है तो कितना गर्म करना है, ठीक है। तो देखिए किसी पदार्थ को उसके क्वथनांक बिंदु तक, किसकी बात करें कि किसी पदार्थ को उसके क्वथनांक बिंदु पर तक गर्म करने पर वो किस में बदलता है, द्रव में परिवर्तित होता है। और ठीक है, चलिए तो बात करूं कि किसकी बात करूं यहाँ पर, कि लिख लीजिए यहाँ पर अलग से कि किसी पदार्थ को या किसी ठोस पदार्थ को उसके क्वथनांक बिंदु, बात करूंगा मैं अभी कि क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक बिंदु तक गर्म करने पर, क्वथनांक बिंदु तक गर्म करने पर वे द्रव में परिवर्तित होना आरंभ हो जाता है। किसमें, द्रव में परिवर्तित होना आरंभ हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या कर दिया कि ठोस को उसके क्वथनांक बिंदु तक गर्म करने पर क्या किसमें बदल दिया, द्रव में बदल दिया। यहाँ पर लिख सकता क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक, ठीक है,
क्वथनांक बिंदु, ठीक है। फिर हमने बात की, हमने द्रवों को भी तो गर्म किया और उसको किस में बदला, गैस में बदला। तो द्रवों को कितना गर्म करने पर वो गैस में बदलते हैं, तो यहाँ पर क्वथनांक बिंदु की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी एक चीज यहाँ पर इसको राइट करना, ये क्वथनांक नहीं होगा, यहाँ पे इसको क्या लिखना आप, गलनांक, ठीक है, गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु नहीं गलनांक बिंदु। इसको आप बस सुधार करना थोड़ी सी इसमें, बस अभी क्वथनांक के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर आप क्या लिखना, गलनांक, ठीक है, गलनांक बिंदु। किसी ठोसों को उसके गलनांक बिंदु तक गर्म करने पर वो किसमें, द्रव में बदल जाते हैं। अब बात करने की द्रव को कितना गर्म करने पर वो गैस में बदल जाते हैं, तो द्रव को कितना, उसके क्वथनांक बिंदु तक, द्रव को कितना, कि द्रवों को उसके क्वथनांक बिंदु तक, ठीक है, द्रवों को उसके क्वथनांक बिंदु तक गर्म करने पर वो किसमें, गैस में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि किसी द्रव पदार्थ को, किसी द्रव पदार्थ को उसके क्वथनांक बिंदु तक गर्म करने पर वे गैस में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। यहां तक बात कर ली, ठीक है। अब बात करूं मैं किसकी, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने ये क्वथनांक बिंदु गलनांक बिंदु लिखा दिया, लेकिन अभी ये गलनांक और क्वथनांक होते क्या है, ये चीज दिमाग में आ रही है, ठीक है। तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि गलनांक और क्वथनांक होते क्या है, ठीक है। तो हेडिंग डालिए आप कौन सी, सबसे पहले गलनांक, हेडिंग कौन सी डालिए, गलनांक, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर पहले इस चीज को समझिए कि गलनांक होता क्या है, ठीक है। तो समझने में क्या देखिए, अब गलनांक में देखो आप एक वर्ड निकालो, गलनांक, गलनांक में से आपको एक वर्ड मिल रहा होगा, कौन सा, गलना, समझ में आ रहा है कि गलनांक से एक वर्ड निकाले अगर समझने के लिए, तो गलना, गलना का मतलब क्या होता है, हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं कि कोई ठोस पदार्थ, आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम जब बर्फ की जमी हुई होती है, ठोस होती है, जब वो पिघलना शुरू हो जाए, उसके नीचे आपके द्रव के रूप में बूंदे पड़ना शुरू हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं आइसक्रीम गल रही है, कहते हैं नहीं कहते आइसक्रीम गल रही है। तो गलने का मतलब क्या हुआ, गलनांक बिंदु किसे कहते हैं कि वे तापमान, कि इतना तापमान, किसी वस्तु को इतना तापमान देना कि वो किसे, वो आपके ठोस अवस्था से किसी में द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाए, वही उसका कौन सा बिंदु कहलाता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। किसी भी वस्तु को उतना तापमान देना कि वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाए, वही उसका कौन सा बिंदु कहलाता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। और सभी वस्तुओं का गलनांक बिंदु आप जानते हो अलग अलग होता है। बर्फ को पिघलाने के लिए आपको थोड़ा सा तापमान जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उस वहीं आप लोहे को पिघलाने के लिए बहुत अधिक तापमान की आपको जरूरत पड़ेगी। तो अर्थात मैं क्या कह सकता हूं कि अलग अलग वस्तुओं का गलनांक बिंदु भी क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी अलग अलग वस्तुओं के ठोसों को द्रव में बदलने के लिए अलग अलग तापमान की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए ये गलनांक, तो समझाने के लिए इसको हटा दीजिए। यहाँ पर गलनांक बिंदु किसे कहेंगे, लिखिए कि वह तापमान जिस पर कोई वस्तु ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसे उस वस्तु या पदार्थ, ठीक है, उसे उस वस्तु या कह सकते हो उस पदार्थ का गलनांक बिंदु कहते हैं। उसे उस वस्तु या पदार्थ का क्या बोलते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। इसमें आपका ठोस से क्या कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब बात करूं मैं किसकी, क्वथनांक की बात करूं। क्वथनांक, देखिए क्वथनांक, अब क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक, अब आप देखो पदार्थ ठोस से द्रव में बदल गया, अब द्रव से किस में बदलना है, गैस में बदलना है। कि वह तापमान, किसी वस्तु को इतना गर्म करना कि वो किस में, कि वो गर्म होकर इतना गर्म करना कि वो भाप बन करके उसका क्या बनने लगे, उसकी गैस बनने लगे, भाप बनकर क्या बनने लगे, गैस बनने लगे। वह ताप, वो जहां पर वो तापमान जब बिंदु होगा ना तापमान का, वह क्या कहलाएगा, उसका क्वथनांक कहलाएगा। जैसे पानी है,
पानी को अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करोगे, क्या होगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर पानी की भाप बनना शुरू हो जाएगी, यानी पानी जो द्रव अवस्था में था गैस बनना शुरू हो जाएगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपका पानी का क्या है, क्वथनांक है। ठीक है, उसी प्रकार अलग अलग पदार्थों का क्वथनांक भी क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी उसको अलग अलग तापमान पर गर्म करने पर वो आपका जो है अलग अलग प्रकार, अलग अलग तापमान पर गर्म करने पर क्या होगा कि अलग अलग प्रकार के जो आपके उसके अंदर द्रव अवस्था में बदलेगा, अलग अलग तापमान पर अलग अलग पदार्थ उसके गैस अवस्था में बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि वे तापमान, आप लिख सकते हैं कि वे तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ, वे तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे उस पदार्थ का क्वथनांक बिंदु, उसे उस पदार्थ का क्वथनांक बिंदु कहते हैं, उसे उस पदार्थ का क्या कहता है, क्वथनांक बिंदु। एग्जाम्पल में देखें कि जैसे एग्जाम्पल है, जैसे जल का क्वथनांक बिंदु या फिर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तो आपको क्या होना, आपके गैस अवस्था में बदलना शुरू हो जाएगा। और बर्फ की बात करूं, बर्फ को आप 0 डिग्री से ऊपर जैसे ही लाना शुरू करोगे वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करूं, यहाँ पर देखिए कि आप किसी भी पदार्थ को गर्म कर रहे हो, या ठीक है गर्म कर रहे हो तो ठोस से द्रव बनेगा और द्रव से क्या बनेगा, गैस बनेगा। यहाँ पर आप क्या देखते हो कि जब कोई भी आप टेम्परेचर दे रहे हो और पदार्थ ठोस से द्रव बन रहा है या द्रव से गैस बन रहा है, उस समय उस पदार्थ का तापमान क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, उस समय उस पदार्थ का तापमान क्या रहता है, समान रहता है। लेकिन आप लगातार उसको गर्म करते जाते हो, नहीं जाते, क्या एक बार गर्म करने के बाद में आप उसको छोड़ देते हो, नहीं ऐसा नहीं करते, हम लगातार उसको गर्म करेंगे ताकि उसको पूरा का पूरा पदार्थ किसमें बदल जाए, आपका ठोस से द्रव या द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाए। लेकिन जब हम उसके अंदर उसका टेम्परेचर मापते हैं, हम क्या देखते हैं, हम नीचे से लगातार उष्मा दिए जा रहे हैं और एक्स्ट्रा बहुत सारी उष्मा दिए जा रहे हैं, लेकिन उष्मा देने के बावजूद भी उस पदार्थ के अंदर का तापमान जो है वो परिवर्तित नहीं होता। उससे ठोस से अगर द्रव में बदल रहा है तो उस पदार्थ का तापमान जो उसका गलनांक बिंदु उतना ही रहता है, गलनांक बिंदु तो पहुंचेगा, गलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद में बढ़ेगा नहीं। ठीक है, फिर जब कब तक नहीं बढ़ेगा, जब तो पूरा का पूरा क्या नहीं बदल जाए, ठोस से द्रव में नहीं बदल जाए। ठीक है, अगली चीज क्या देखते हैं कि अगर कोई ठोस से हम द्रव बना रहे हैं, द्रव से अगर हम गैस बना रहे हैं, तो जब उस द्रव का तापमान जब क्वथनांक बिंदु तक पहुंचेगा तब वो गैस बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक फिर वे पूरा का पूरा द्रव गैस नहीं बदल जाता, उसका जो क्वथनांक बिंदु है, उसका तापमान जो उस क्वथनांक बिंदु तक ही रहता है, एक्स्ट्रा नहीं होता। ठीक है, तो लगातार उष्मा देने के बावजूद भी वो उष्मा कहां पर जाती है, ठीक है, लगातार उष्मा देने के बाद भी वो उष्मा कहां पर जाती है, इसके बारे में बात करें। देखिए अगर मैं यहां पर ये लिखूं कि लगातार उष्मा देने पर पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित करता है, अवस्था परिवर्तित करता है, लेकिन पदार्थ जब तक पदार्थ पूरी तरह अवस्था परिवर्तित नहीं कर लेता, अवस्था परिवर्तित नहीं कर लेता, उसका तापमान एक समान बना रहता है।
ठीक है, एक समान बना रहता है। फिर हमने बात की कि ये एक्स्ट्रा उष्मा जो दी वो कहाँ गई, तो एक्स्ट्रा उष्मा कहाँ चली जाती है कि एक्स्ट्रा जो आपने उष्मा दी है वो एक्स्ट्रा उष्मा जो है वो आपकी पदार्थीय कणों के मध्य चली जाती है। ये मैं ये कहूँ कि वो एक्स्ट्रा उष्मा जो है आपकी वातावरण के अंदर मुक्त होती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। फिर अब क्या लिख सकता हूं मैं कि आपका एक समान बना रहता है, ठीक है। फिर आगे मैं बात करूं कि उसका तापमान एक समान बना रहता है, और फिर मैं ये यहाँ लिख सकता हूं कि अधिक उष्मा पदार्थ के कणों में संचित हो जाती है, जिसे गुप्त उष्मा कहते हैं। इसे क्या, इसे गुप्त उष्मा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने पदार्थ का जो अवस्था परिवर्तन था उसमें तापमान के प्रभाव के बारे में बात कर ली। अब देखिए आगे मैं सेकंड किसकी बात करूं, तापमान का प्रभाव हो गया। अब मैं सेकंड बात करूं किसकी, आपके दाब का प्रभाव। इसकी बात करूं सेकंड, दाब का प्रभाव, यानी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जरा मैं बात करूं। देखिए दाब का प्रभाव, अब बात करूं मैं, देखो दाब के प्रभाव, पहले मैं बात करूं पदार्थों की, तो देखिए यहाँ पर पदार्थों की बात करें हम, यहाँ पर जैसे यहाँ पर बात करें गैस, ये हो गया आपका द्रव और यह हो गया ठोस, ठीक है। इन तीनों की मैं बात करूं तो देखिए किस प्रकार इसे मैंने कह दिया, यहाँ पर देखिएगा जरा इन डायग्रामों को, ठीक है। यहाँ पर अब इसमें अंदर मैंने देखिए जैसे कहा कि चलिए मैंने कहा ये गैस है, तो आप जानते हो गैसों के कण क्या होते हैं, समीप होते हैं। गैसों के कण के, सॉरी समीप नहीं, दूर दूर। आप जानते हो कि गैस पदार्थ में क्या होता है, हमने बताया था कि गैसों के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ये गैस है, ये गैसी पदार्थ हैं, और इन गैसी पदार्थों के कण क्या पाए जाते हैं, दूर दूर पाए जाते हैं। बात करें द्रवों की, तो द्रवों के कण थोड़े पास पास में होते हैं। द्रवों के कण गैसों की तुलना में, द्रवों के कण जो होते हैं गैसों की तुलना में क्या होते हैं, थोड़े पास पास में होते हैं, नहीं होते हैं, होते हैं। इस प्रकार आप बना सकते हो कि द्रवों के कण गैसों की तुलना में क्या होते हैं, थोड़े पास पास में होते हैं। और बात करें ठोसों की, तो ठोसों में हमने क्या देखा था कि ठोसों के कण बहुत पास पास में होते हैं। ठोस के कण क्या होते हैं, ठोस के कण बहुत पास पास में पाए जाते हैं। इस प्रकार, तो ये आपको इस प्रकार देखा हमने, ठीक है। तो अब देखो अवस्था परिवर्तन में दाब का क्या प्रभाव पड़े, दाब मतलब प्रेशर, उस पर दबाव डालना, ठीक है। तो बात करें गैसीय पदार्थों के बारे में, तो अगर मैं गैसीय पदार्थों के ये जो कण हैं, इन कणों के बीच में ये देखो खाली जगह दिख रही नहीं दिख रही, ये गैसीय पदार्थों के कणों के बीच में खाली जगह पाई जाती है, ठीक है। अब जब आप किसी चीज को प्रेशर करते हो, दाब डालते हो, क्या होगी, जैसे ये दो हाथ है, ठीक है। अब दोनों हाथों को दोनों साइड, अगर दोनों साइड से कोई दाब डाले, दोनों हाथों के बीच में कुछ निश्चित दूरी है, अब दोनों साइडों से कोई इस मेरे दोनों हाथों पे दाब डालेगा, तो क्या होगा, ये हाथ पास पास में आएंगे कि नहीं आएंगे, हाथ पास पास में आएंगे। अब हाथ पास पास में आएंगे तो क्या होगा कि पहले जो मेरे हाथ ये जो निश्चित दूरी बनाए थे वो इतनी जगह घेरे थे, जब मेरे ये हाथ पास पास में आए तो ये जगह कम घेरेंगे नहीं घेरेंगे। अब कम जगह घेरेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने देखा कि गैसों का आयतन, अगर देखें आयतन की बात करूं तो गैसों का आयतन अधिक होता है, द्रवों का कम और ठोसों का उससे भी कम होता है, ठीक है। घनत्व की बात करें तो गैसों का घनत्व सबसे कम होता है, द्रवों का उससे अधिक और ठोसों का सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जैसे बात करूं मैं घनत्व की, कि घनत्व तो ठोसों का घनत्व अधिक, और बात करूं अगर आयतन की, तो आयतन क्या होता है, कम। ये ऊपर की तीर का मतलब अधिक और नीचे तीर का मतलब कम, ठीक है। ठोस आपकी गैसों की बात करूं तो गैसों में घनत्व सबसे कम, घनत्व सबसे कम होता है, ठीक है, ठोस और द्रव दोनों की तुलना में। और आयतन की बात करूं तो आयतन क्या होता है, अधिक। और इसके अंदर बात करूं घनत्व के द्रवों की में, तो घनत्व ठोस से कम, घनत्व ठोस से कम वे गैस से अधिक, घनत्व ठोस से कम वे गैस से क्या होता है, अधिक। और आयतन की बात करूं यहाँ पर, तो आयतन क्या होता है कि आयतन आपका ठोस से तो अधिक और गैस से कम। आयतन क्या होगा, ठोस से अधिक, ठोस से अधिक वे गैस से
कम। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, समझिए कि गैस पदार्थ हैं, गैसीय पदार्थों के कणों के बीच में क्या पाई दूरी पाई जाती है। अब अगर गैसीय पदार्थों के ऊपर मैं अगर दाब डालूंगा तो ये कण क्या आ जाएंगे, पास पास में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, कण पास पास में आ जाएंगे। अब कण पास पास में आ जाएंगे तो कौन से गुण आ जाएंगे उनका, तो देखिए गैसीय पदार्थ कण दूर दूर थे, कण दूर दूर थे इसीलिए हमने उसको क्या कहा, गैस कहा। अगर कण थोड़े पास पास में आ गए मतलब ये द्रव वाली अवस्था आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। कण अगर थोड़े पास पास में आ जाएंगे तो द्रव वाली अवस्था आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। कण थोड़े पास पास में किसके है, द्रव के ही तो है। ठीक है, तो अर्थात मैंने ये क्या कह दिया, या फिर हम इसी से हमें क्या समझूं कि अगर गैसों पर दाब डाले, गैसों पर दाब डाले तो वो अपनी अवस्था परिवर्तित करके किस में बदल जाते हैं, गैस द्रव में बदल जाते हैं। गैसों पर दाब डालने पर वे अपनी अवस्था परिवर्तित करके किस में बदल जाते हैं, द्रव में बदल जाते हैं। तो आप यहाँ पर पहले लाइन लिख लीजिए फिर आगे का समझेंगे। पहले आप यहाँ पर लाइन लिख लीजिए ऐसे करके कि गैसों पर निश्चित दाब डालने पर, यानी हर एक के लिए अलग अलग। ठीक है, गैसों पर निश्चित दाब डालने पर, निश्चित दाब डालने पर वह द्रव अवस्था, निश्चित दाब डालने पर, ये पूरा ले लो, निश्चित दाब डालने पर गैसों के कण, निश्चित दाब डालने पर गैसों के कण, गैसों के कण समीप आ जाते हैं, आ जाते हैं जिससे गैसीय पदार्थ, जिससे गैसीय पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करूं तो गैस किस में बदल गया, द्रव में बदल गया। कब, दाब डालने पर, दाब डालने पर, डालने पर। अब अगली बात करूं किसकी, जैसे कि अब द्रव के कण है, उसके पास, उसके कणों के बीच में भी थोड़ी क्या पाई जाती, थोड़ी जगह पाई जाती है। द्रव के कण है, द्रव के कणों के बीच में भी थोड़ी जगह पाई जाती नहीं पाई जाती। तो अगर द्रव को आप प्रेशराइज करोगे तो द्रव किस पे बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। द्रव को प्रेशराइज करोगे तो द्रव के कण और पास पास में आ जाएंगे। द्रव को आप और अधिक, द्रव पर दाब डालोगे तो द्रव के कण और अधिक पास पास में आ जाते हैं, और अधिक पास पास में आ जाते हैं। उसके अंदर कौन सी अवस्था में बदल जाता है, कि ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए दाब डालने पर, क्या लिख लीजिए, दाब डालने पर। दाब डालने पर। ठीक है, तो इस चीज को भी लिख लीजिए आप ऐसे करके कि द्रव पदार्थों पर, द्रव पदार्थ पर दाब डालने पर इनके कण भी समीप आ जाते हैं, इनके कण भी समीप आ जाते हैं और द्रव ठोस में बदल जाता है। ठीक है, जैसे आप देखो ये गैस पे दाब डालने पर वो इस द्रव में बदल जाएगा। इसका एग्जांपल देखना चाहो आप, अगर आप इसका क्या देखना चाहो, लेकिन सर इसका एग्जांपल क्या होगा, तो एग्जांपल में क्या होगा, जैसे आपकी एलपीजी है, एलपीजी गैस है, सेकेंड आपकी सीएनजी गैस है। जो एलपीजी और सीएनजी गैसें हैं, इनको जब टंकियों में भरा जाता है, इनको जब किसके अंदर, टंकियों के अंदर भरा जाता है, तो किसमें, उसको एक निश्चित दाब पर भरा जाता है, और निश्चित दाब भरने पर जब वो टंकियों के अंदर पहुंचती है तो वो गैस अवस्था से किसके अंदर परिवर्तित हो जाती है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए आपके घर के अंदर जो गैस सीएनजी गैस की टंकी है, एलपीजी गैस की, जो घरों पर जो एलपीजी गैस की टंकी है उसको कभी हिला के देखना, तो क्या द्रव गैसों को हिलाने पर आवाज आती है कि नहीं, आपके द्रव को हिलाने पर आवाज आती है। तो उसको हिला के देखोगे तो आपको ऐसा आभास होगा कि इसके अंदर पानी है। पानी है मतलब कौन सी अवस्था है, द्रव अवस्था के अंदर है। तो इन गैसों को एक निश्चित प्रेशर दाब पर डालने पर वो किस में बदल जाते हैं, निश्चित प्रेशर दाब पर डालने पर वो आप किस में, कि आपकी वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और जब इनको दाब से मुक्त किया जाता है, जब इनको वापस इनके ऊपर से जो प्रेशर है वो जब प्रेशर उनसे हटा दिया जाएगा, तो प्रेशर हटा दिया जाएगा तो ये वापस द्रव से किस में बदल जाएगी, आपकी वापस गैस में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है,
और मैं द्रव की बात करूं कि सर द्रव को पदार्थ डालने पर वो किसमें समीप आ जाते हैं, तो आपने बात जैसे आपने नाम सुना शुष्क बर्फ, नाम सुना क्या, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, आपकी जो ठोस CO2 है, कि ठोस CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रेशर करोगे द्रव में बदलेगी और प्रेशर करोगे किसमें बदल जाएगी, वो आपके ठोस में बदल जाएगी, उसका शुष्क बर्फ के जैसे बन जाएगी। और शुष्क बर्फ जिसे हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। और शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ठोस CO2 को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ आज क्या बात कर ली कि आपकी अवस्था परिवर्तन के बारे में बात कर ली, जिसमें अंदर तापमान का प्रभाव देख लिया और दाब का प्रभाव देख लिया कि किस प्रकार ताप और दाब के प्रभाव में पदार्थ जो होता है अपनी अवस्था को परिवर्तित करते हैं। एक चीज और बात कर लेता हूँ, जैसे उद्रव्यपातन की। उद्रव्यपातन किसे कहते हैं, उद्रव्यपातन लास्ट जाते जाते बात कर लेते हैं। उद्रव्यपातन, उद्रव्यपातन क्या होता है कि कोई ठोस पदार्थ है, कि कोई ठोस पदार्थ है और ठोस पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करके, ठोस पदार्थ ऊष्मा ग्रहण, नॉर्मली क्या देखते हैं, ठोस पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करके द्रव में बदलता है और द्रव किसमें बदलता है, गैस में बदलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ठोस पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करके सीधा किसमें बदल जाता है, आपके सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। कि ठोस सीधा किसमें बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, और गैस वापस सीधा किसमें बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। ये प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, उद्रव्यपातन कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कपूर है, कि कपूर को जैसे कपूर की गोली को जैसे ही थोड़ी ऊष्मा मिलती है वो किसमें, गैस में बदल जाती है। तो उद्रव्यपातन लिख लीजिएगा, जैसे लाइन लिख ली, उद्रव्यपातन में क्या लिख लोगे कि वे पदार्थ की वे प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करके सीधे द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे उद्रव्यपातन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे उद्रव्यपातन कहते हैं। ठीक है, और अब यहाँ आज के लिए इतना ही काफी है। आगे का जो चैप्टर बचा है अगले वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। तब तक ये अच्छे से पढ़ते रहिए और ध्यान से पढ़िए, और जैसे जैसे मैंने वीडियो के अंदर बताए हैं लिखे हैं उसी के अनुसार आप अपनी नोटबुक में क्या बना लीजिए, एकदम साफ सुथरे नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।